नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मिलन एस कांबळे है। अतिथि व्याख्याता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑटोनमस कलबुर्गी। आज मैं बीए सेकंड सेमेस्टर ऑप्शनल हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज मेरा अग्निशिका नाटक के बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो अग्निशिका नाटक के मैं यहाँ पर थोड़ा सा सारांश बताती हूँ। प्रस्तुत नाटक के प्रथम अंक में उनकी इसी समाज नीति के अंतर संघर्षों का चरित्र है, जो मैंने नाटक साहित्य में लाना प्रयत्न किया। तो इस नाटक को राम कुमार वर्मा ने लिखा है। देखिए, आचार्य चाणक्य के साथ सम्राट चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व भी संबंध है। बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों में उसके संबंध में जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य असाधारण व्यक्ति था। अपने वैभवशाली शासनकाल में उसने सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस को ईस्वी पूर्व 305 में पराजित किया और उनकी पुत्री से विवाह किया। इस अभूतपूर्व विजय से इस सम्राट ने अपने देश की वीरता के इतिहास को ग्रीस से इतिहासकारों तक पहुंचा दिया। इधर वर्षों से चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक निंदनीय बात कही जाती थी कि वह मुरा नाम की शूद्रा का पुत्र था। प्रवाद यहाँ तक था कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्रा मुरा से उत्पन्न नंद ही का पुत्र था। इसी मुरा ही मिथ्या है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक नहीं था। उसने इस वंश को नहीं चलाया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के समय में मौर्य वंश के अस्तित्व को उल्लेख पाली साहित्य में पाया जाता है। मौर्य वंश को पाली साहित्य में क्षेत्रीय वंश कहा गया है। इससे सिद्ध है कि चंद्रगुप्त की कल्पित दासी माता मुरा के नाम से मौर्य वंश का आरंभ नहीं हुआ। यदि मुरा के नाम से आरंभ होता तो मौर्य के स्थान में मौर्या होता। यदि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रवर्तक होता तो महात्मा बुद्ध के समय में मौर्य वंश का अस्तित्व असंभव होता। चंद्रगुप्त को नीच कुल उत्पन्न प्रसिद्ध करने में मुद्र राक्षस रचयिता विशाखा दत्त का बहुत बड़ा हाथ है। अथवा यूँ कहना चाहिए कि विशाखा दत्त के शब्दों का यथार्थ न समझकर व्याख्याकारों ने भारी भूल की है और अर्थ का अनर्थ कर दिया है। मुद्रा राक्षस नाटक में कई स्थलों पर चाणक्य चंद्रगुप्त को वृषल शब्द से संबोधित करता है। संस्कृत में वृषल शब्द का अर्थ है शूद्र या नीच। नाटक के एक स्थल में चाणक्य द्वारा भरे दरबार में चंद्रगुप्त के प्रति वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। साधारणतया किसी व्यक्ति के प्रति वृषल शब्द का प्रयोग अपमान सूचक तथा कुत्सित अर्थ में होता है। अब विचारणीय बात यह है कि चंद्रगुप्त चाणक्य प्रिय शिष्य था। विशेष रूप से उसने स्नेह का पात्र था। क्या कोई भी आचार्य अपने सबसे प्रिय शिष्य को वृषल कहकर उसका अपमान कर सकता है? यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि चंद्रगुप्त वास्तव में वृषल अर्थात शूद्र था और चाणक्य ने यथार्थ शब्द का ही प्रयोग किया, तो भरे दरबार में चंद्रगुप्त के वृषलत्व की घोषणा करना न केवल चंद्रगुप्त का अपमान था, वरना स्वयं चाणक्य का अपमान होता। शूद्र के सचिव बनने से चाणक्य जैसे ब्राह्मण तथा महापंडित की महत्ता घट जाती। यदि यह कहा जाए कि चाणक्य ने ब्राह्मणत्व के अभिमान या अहंकार के भाव से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त का जानबूझकर भरे दरबार में अपमान किया हो, तो सहसा सम्राट और चंद्रगुप्त जैसा पराक्रमी प्रभु कभी उस अपमान को सहन न करता। शक्ति संपन्न प्रभुत्व के कारण न केवल वीर शिरोमणि के लिए उत्तेजित किया, जिसके कारण सिकंदर को इरावती से पाटल तक पहुंचाने में 10 मास समय लग गया और इस बीच में नए आक्रमणकारियों से सिकंदर की बहुत क्षति हुई।
सिकंदर के भारतवर्ष में रहने के समय में चंद्रगुप्त द्वारा प्रचारित सिकंदर द्रोह पूर्ण रूप से फैल गया और इस प्रकार कुछ पर्वत्य राजा चंद्रगुप्त के विशेष अनुराग हो गए थे। अपमानित चंद्रगुप्त बदला लेने के लिए खड़ा था। मगध राज्य की दशा बड़ी शोचनीय थी। नंद आंतरिक विग्रह के कारण जर्जरित हो गया था। चाणक्य चालित म्लेच्छ सेना कुसुमपुर को चारों ओर से घेर खड़ी थी। चंद्रगुप्त अपनी शिक्षित सेना को बराबर उत्साहित करता हुआ चतुर रण सेनापति का कार्य करने लगा। 15 दिन तक कुसुमपुर को बराबर घेरे रहने के कारण और बार बार खंड युद्ध विजयी होने के कारण चंद्रगुप्त एक प्रकार से मगध विजयी हो गया। केवल नंद को ही पराजित करने से चंद्रगुप्त को एक बड़ा विस्तृत राज्य मिला, जो कि असम से लेकर भारत के मध्य प्रदेश तक व्याप्त था। इस समय चंद्रगुप्त का शासन भारतवर्ष के प्रधान था और छोटे छोटे राज्य यद्यपि स्वतंत्र थे, पर वे भी चंद्रगुप्त के शासन से सदा भयभीत होकर मित्र भाव का बर्ताव रखते थे। उसका राज्य पांडिचेरी और कानानूर से हिमालय की तराई तक तथा सतलज से असम तक था। उपयुक्त अवतरणों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त सदंश क्षत्रिय था और उसने जीवन भर युद्ध ही में अपने जीवन की चरम सफलता देखने का प्रयत्न किया। उसने ग्रीक सैन्य संचालन और संगठन की ऐसी अपूर्व शिक्षा प्राप्त की थी कि वह अपने समय का बड़ा तेजस्वी वीर और रणकुशल नेता बन गया था। उसका आतंक सर्वव्यापी था और प्रतापी शत्रुओं को अशांत कर देने वाला था। हमारे भारतीय साहित्य में चाणक्य और चंद्रगुप्त के इतिहास के इतिवृत्त पर कुछ नाटक लिखे गए हैं। इन सभी नाटकों में मैंने यह अनुभव किया है कि चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं किया गया। यद्यपि यह नाटक विविध दृष्टिकोणों से लिखे गए, तथापि किसी दृष्टिकोण में भी चंद्रगुप्त को अत्यंत पराक्रमी वीर शक्ति में अप्रतिम था, अपने व्यक्तित्व में उभर नहीं सका। चंद्रगुप्त ने अपने आचार्य की नीति से सदैव विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने उन्हें सदैव ही आचार्य के नाते सिर मस्तक झुकाया, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि चंद्रगुप्त इतना गया बीता नरेश था कि उसे अपनी राजोचित मर्यादा और आत्मसम्मान का भी ज्ञान नहीं था। जिसने सिकंदर के संपर्क में जाकर शासक और विजेता के आदर्श को समझा और असभ्य पर्वतीय सेनाओं का संगठन किया, भयानक रणों में सम्मुख रहकर असीम साहस और धैर्य से उनका नेतृत्व किया, जीवन और मृत्यु की विभाजक सूक्ष्म रेखाओं पर विद्युत गति से चला और तलवार की धार जो जीवन सूत्र के टुकड़े करने के लिए सदैव झूलती रहे, उसे सदैव चुनौती देता रहा। वह चंद्रगुप्त चाणक्य के सामने इतना दब्बू और आतंकित बना रहा कि अपनी राजनीतिक सामाजिक मर्यादा की हानि देखकर वह उसका प्रतिकार भी नहीं कर सका और उसे आत्मसम्मान के संबंध में अपने अखंड विरोधों की एक चिंगारी प्रकट नहीं कर सकी। निसंदेह यह चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के प्रति भारी अन्याय हुआ है। इस संबंध में हम 3 नाटक प्रतिरूप से लेते हैं। पहला नाटक श्री विशाखदत्त रचित मुद्र राक्षस है, संस्कृत में लिखा गया है और जिसकी रचना 5वीं शताब्दी के आसपास की गई है। दूसरा नाटक स्वर्गीय श्री द्विजेंद्रलाल राय रचित चंद्रगुप्त नाटक के, जिसकी रचना सन 1909 में बांग्ला भाषा में हुई। तीसरा नाटक स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक है, जिसकी रचना हिंदी में सन 1931 में हुई। चंद्रगुप्त नाटक में कौमुदी उत्सव प्रसंग, उपयुक्त नाटक में
अग्निशिखा नाटक में कौमुदी महोत्सव प्रसंग पर कम या अधिक चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना चाहा है, किंतु वह न तो संघर्ष ही कर सका है और न अपने मनोवैज्ञानिक में स्वाभाविकता ही ला सका है। इतिहास ग्रंथों में मुझे जो चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व मिला है, उसके प्रति हमारे साहित्य में न्याय नहीं हो सका। मुझे ऐसा लगता है मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त धीरोदत्त नायक रहकर भी छल कलह से ही कांप उठता है। आर्य चाणक्य द्वारा आश्वासन पाकर भी कि तू झूठी कलह करके कुछ समय तक स्वतंत्र होकर अपना प्रबंध आप कर ले, उसे बड़ा पाप सा लगता है। और चाणक्य का अभिनय क्रोध देखकर ही घबराकर कहता है, अरे क्या आर्य को सचमुच क्रोध आ गया। आर्य चाणक्य की राजनीति के आवर्त में वीरवर चंद्रगुप्त तिनके की तरह चक्कर खा रहा है। श्री द्विजेंद्र लाल राय ने चंद्रगुप्त का वीरत्व प्रदर्शन एक रूठे हुए बालक की मनचली हास्यास्पद मनोवृत्ति की भांति चित्रित किया है। तब सब कुछ अंधकार में लुप्त हो जाने को पहले ही क्यों ना लौट चलो, पिशाची छोड़ दे, लौट जाऊं। नहीं नहीं, कहाँ लौट जाऊं, कौन हाथ पकड़कर ले जाएगा। मिथ्या प्रवंचना, चौर्य, हत्या, इन सब का भी तो एक राज्य है, इसमें बुरा क्या है। आदि आदि। और चंद्रगुप्त एक अदूरदर्शी सम्राट की भांति सैनिकों से चाणक्य को बंदी करने को कहता है। जब सैनिक आगे बढ़ते हैं तो चाणक्य बड़े ही शांत भाव से हाथ के संकेत से उन्हें रोक देते हैं और सैनिक सम्राट के आदेश को अवहेलना करते हुए रुक भी जाते हैं। चाणक्य के चले जाने के बाद चंद्रगुप्त चंद्रकेतु से खींचे हुए बालक की भांति कहता है, चंद्रकेतु, मैं तुम्हारा उपदेश नहीं चाहता। तुम्हारे अनुरोध से मैंने चाणक्य को एक बार क्षमा कर दिया था, पर मैंने गलती की थी। ब्राह्मण की मजाल तो देखो, मैं महाराज हूँ, फिर भी कोई शक्ति नहीं है। भाई को क्षमा करने की भी मुझमें क्षमता नहीं। मानो राज्य का मैं कोई भी नहीं हूँ, केवल एक महाराज का अभिनय कर रहा हूँ। इस व्यंग अभिनय से तो सीधी सादी गुलामी अच्छी। राय महाशय ने बहुत अधिक भावुकता से दोनों चरित्रों चंद्रगुप्त और चाणक्य को मर्यादा के पद से गिरा दिया है। प्रसाद जी ने श्री राय महोदय का अनुकरण करते हुए भी अपनी विशेषता रखी है। उन्होंने सुलझे हुए ढंग से चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों को एक महत्व और गौरव का अच्छा प्रतिपादन किया। भावनातिरेक से उनके चरित्र विकृत होने से बच गए हैं, किंतु प्रणय के चक्रव्यूह में चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ही मार्ग से भ्रष्ट होते दिख रहे हैं। वीरत्व से कहीं अधिक प्रेम चंद्रगुप्त का दर्प से हो गया है और संन्यास के सुने क्षणों में चाणक्य पर भी राजनीति के स्थान पर प्रेम की स्मृतियां प्रहर कर बैठती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त में गुरु शिष्य का ऐसा कठिन कठोर संबंध है कि चंद्रगुप्त अपने महान व्यक्तित्व से अद्भुत अधिकार की अवहेलना में एक वाक्य भी स्पष्ट कंठ से नहीं कर सकता और चाणक्य उसका स्पष्टीकरण करना अपने महान ब्राह्मणत्व के आदर्श से बहुत नीचा समझता है और ऐसा व्यवहार करता है कि चंद्रगुप्त एक मच्छर की तरह उसके कानों के पास कुछ भनभनाया गया और उसने हाथ की हवा से उसे दूर कर दिया या उसे स्थान से चला गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य के इस गंभीर चरित्र चित्रण का उत्तरदायित्व मैंने अपने ऊपर लेने का साहस किया है। इस संबंध में बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथ मेगस्थानीज तथा चंद्रगुप्त के इतिहास में संबंध रखने वाले समस्त ग्रंथ के अध्ययन को मैंने प्रमुख स्थान दिया है। पाटलिपुत्र का भौगोलिक ज्ञान मैंने मैगस्थनीज और हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता से लेकर कौमुदी उत्सव की सजावट अपनी कल्पना से प्रस्तुत की है। चंद्रगुप्त के इतिहास से उसका जो व्यक्तित्व मिला है उसे मैंने मनोविज्ञान से इस प्रकार सुसज्जित किया गया है। चंद्रगुप्त के द्वारा उपयुक्त समस्त उपभाषाएं भी वीर रस से परिपूर्ण हैं।
राजनर्तकी और चंद्रगुप्त का वार्तालाप चंद्रगुप्त के वीरत्व के साथ राजसी प्रकृति का प्रतीक है, जिससे वह वास्तव में धीरोदत्त नायक बनता है। चाणक्य का ऐसे अवसर पर आ जाना, जबकि चंद्रगुप्त राजनर्तकी को पुरस्कार देने जा रहे हैं, ये नाटक की कथा वस्तु का प्रथम कौतूहल है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का अपने दृष्टिकोण के आधार पर जो विवाद हुआ है, वह प्रत्येक को के स्पष्ट कंठ से निकला है। इस प्रकार ये चंद्रगुप्त ये अग्निशिखा नाटक के सारांश है। यहाँ तक मैंने ये बहुत सुचारू रूप से ये चंद्रगुप्त नाटक का सारांश कहा है। धन्यवाद।